इंजीनियर, यार ये एग्नोस्टिसिज्म को बदनाम करके रहेंगे सब एग्नोस्टिक लोग। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? हाँ बिल्कुल ठीक। जी, मेरे कुछ सवालात हैं, अगर आप उनका आप जवाब पहले दें। मुसलमान थे? जी, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। आप एक्स मुस्लिम हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे वही सवाल होगा भाई, हम एग्नोस्टिक से वही सवाल करें जो भी आपने सुना अभी, जो एग्नोस्टिक आए थे कि एग्नोस्टिसिज्म के लिए जरूरी है ना कि आपने दोनों तरफ के दलाइल जान लिए हों। तो क्या आपने दोनों तरफ के दलाइल जान लिए? किन दोनों तरफ के? यानी एग्नोस्टिसिज्म में आपको क्या शक है? खुदा के वजूद मौजूद होने ना होने में शक है ना? एग्नोस्टिज्म में कोई शक नहीं है, इस्लाम में शक है मुझे, तो इसलिए। तो फिर आप एग्नोस्टिक ना हुए ना, फिर आप एथिस्ट हो गए। नहीं, चले सही है। आप असल में एग्नोस्टिज्म की दो बड़ी डेफिनेशंस होती हैं, काफी सारी टाइप्स होती हैं। चले एक आप हमें समझा दें, समझे हम मान लीजिए हमें नहीं पता, आप बताइए क्या है। एग्नोस्टिज्म जो होता है उसका मतलब ये होता है, एक वीक एग्नोस्टिज्म होती है जो कि ये व्यू पॉइंट असर्ट करता है कि जो आइडियोलॉजिकल थियोलॉजिकल जो मैटर्स है उनके बारे में जो सच्चाई है वो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि एक दिन हमें पता चल जाए, तो इसको वीक एग्नोस्टिज्म कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग एग्नोस्टिज्म इसको कहते हैं कि हमें किसी दिन पता भी नहीं चल सकता कि सच्चाई है क्या, यानी डाइटी यानी गॉड, खुदा, उसके बारे में हमें किसी दिन पता नहीं चल सकता। तो एग्नोस्टिज्म आप, इटसेल्फ एक फिलोसॉफिकल पोजीशन है। तो आप वीक है कि स्ट्रांग है? मैं वीक एग्नोस्टिक हूँ, अच्छा, वीक है। एम्पिरिकल एग्नोस्टिक। जी, तो इसका मतलब ये है कि सच्चाई आपको पता चल सकती है लेकिन अभी तक पता नहीं चली। अभी नहीं पता चली। अच्छा, सच्चाई अभी तक पता नहीं चली, उसकी वजह ये नहीं, होगी, ये हो सकती है कि आपने मसलन खुदा के मौजूद होने के दलाइल को देखा, कंघाला, और आपको उसके मुकाबले में दलाइल नजर आए जो ज्यादा स्ट्रांग थे। फिर आपने खुदा के न होने के दलाइल को कंघाला, तो जो खुदा के होने के दलाइल थे वो कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आए, तो आपको लगा कि यार एट दिस स्टेज मैं सच्चाई तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ऐसे ही कुछ है। देखिए, मैं मुसलमान हूँ तो मैं इस्लामिक गॉड की बात करूंगा, यानी अल्लाह की बात करूंगा, उसके होने के। मैं उसी की बात कर रहा हूं। आपने दलाइल दोनों तरफ के देख लिए जो एक दूसरे को डिफाई कर रहे हैं। मैंने इस्लाम के दलाइल देखे और उनको देखा और उसके बाद तो, अपनी पोजीशन को असर्ट तो करा। खुदा के न होने के कोई दलाइल आपने नहीं देखे? खुदा के होने के दलाइल या खुदा, अच्छा, खुदा के ना होने के दलाइल। हाँ हाँ। एग्नोस्टिक पोजीशन क्या है कि खुदा भाई हो भी सकता एग्नोस्टिक है आप और जब भी नहीं भी बनेंगे हो ना, एक सकता। बात सुनिए, जब आप ये कह रहे हैं कि मैं सच्चाई तक नहीं पहुंच पाया अभी तक, सच्चाई तक पहुंचने के लिए रास्ते में कोई ब्लॉक है, राइट? वो जो हाँ, ब्लॉकेज है वो क्या है? वो ये है कि दोनों तरफ के दलील एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। इसको हाँ, देखें तो सामने वो खड़ा, उसको देखें तो सामने ये खड़ा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, तो अच्छा, अब आप, हाँ, तो अब मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि खुदा के होने के दलाइल तो बहुत सारे आपने पढ़ लिए होंगे, ना होने के दलाइल भी पढ़े कि नहीं पढ़े? ना होने के खिलाफ जो दलाइल है वो पढ़े हैं, हाँ जी, पढ़े हैं बिल्कुल। और एक ना चीज होने के, होती है, एक ना मिनट, होने के, एक चीज होती है फिलोसफी में जिसे एक मिनट, कहते हैं ओक्कम रेजर। ओक्कम रेजर, ओक्कम रेजर होता है। जी, ओक्कम मैं रेजर होता है मैं सिर्फ से कि समझना आप, चाह रहा हूं, ना होने के दलाइल आपने पढ़े या नहीं पढ़े? मैंने पढ़े हैं, ना होने के दलाइल भी ना पढ़े होने के हैं, दलाइल, होने ठीक के है, दलाइल भी पढ़े हैं। ठीक ठीक। मैं ये और पिछली देर से मैं ये पूछ रहा हूं, आप अगर इसका जवाब दे टाइम बच जाता। जी, जी। हम्म। तो तो अब आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, फिलोसॉफिकल पोजीशन होती है, फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं ओक्कम रेजर। ओक्कम रेजर का मतलब होता है कि आप वो जो के मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं जो कि सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन किसी चीज की है। बहुत सारी एक्सप्लेनेशन मौजूद हो तो उसमें जो सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन होगी वो आप उठाएंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इस्लाम छोड़ता हूँ, इस्लाम के खुदा को मैं अपनी लॉजिक की वजह से मैं छोड़ देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके हिंदुइज्म भी जाके पढ़ूं और उसके बाद मैं जाके बाकी रिलीजन भी पढ़ूं तब जाके मैं कहूँ कि नहीं, खुदा का वजूद नहीं है। क्योंकि एक हिंदू आके उठ के कहेगा कि यार आपने हमारे बारे में तो पढ़ा ही नहीं है। नहीं, यू सिंपली जस्ट अप्लाई ओकम रेजर ऑन दैट कि यार मुझे ये वाला सही नहीं लग रहा, इस इन सारे एविडेंस से मुझे लग रहा है कि खुदा नहीं है, तो इसकी वजह से मैं एक सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन लेता हूँ कि खुदा है ही नहीं। जब नहीं, दिस इज एग्नोस्टिक पोजीशन है कि अगर खुदा है, वीक एग्नोस्टिज्म ये है कि अगर वो खुदा है तो शायद किसी दिन हमें पता चल जाए, कोई सबूत आ जाए तो हम मान लेंगे, अभी नहीं है तो हम नहीं मान भाई लेंगे। अगर अभी नहीं है तो कोई भी खुदा नहीं है ना अभी।
अभी कोई एविडेंस नहीं है उसके होने हाँ, का। अभी किसी भी खुदा के होने का एविडेंस नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब की इंटरप्रिटेशन हो, राइट? हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे खुदा के ऊपर बात करेंगे कि जो तमाम मजाहिब की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक हो, कम से कम जो जो कॉमन इंटरप्रिटेशन हैं, डिटेल में जाए बगैर। हम ऐसे खुदा पर बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, और ऐसे खुदा के न होने पर आपके पास, आपने दलीलें पढ़ी हैं, तो क्या वो दलील है? कोई एक दो दे जरा। अच्छा, मैं आपको ऐसे खुदा के होने की दलील, ना होने की कोई दलील दें कि जो जिस पर आम मजाहिब मुत्तफिक हो, जिस इंटरप्रिटेशन पर। सारे मज़ाहिब मुत्तफिक हों, मैंने ऐसा आम कुछ नहीं। मजाहिब कहा, सारे नहीं कहा। जैसे मसलन क्रिश्चियनिटी, जुडिज्म, इस्लाम, ये कम हाँ, से कम इस बात पर जबानी ही तौर से सही, अब क्रिश्चियनिटी के हवाले से बात कर रहा हूं, मुत्तफिक है भाई खुदा एक है, ऑल पावरफुल है, ऑल माइटी है, ऑल मर्सीफुल है, ऑल वाइज है, ऑल सो नोइंग यू है, आर टॉकिंग वगैरह सो यू वगैरह। आर टॉकिंग अबाउट अब्राहमिक गॉड, मैंने अब्राहमिक आम रिलीजन मजाहिब का जो बोला गॉड ना, आम मजाहिब है। हाँ, बोला। तो ठीक ठीक है, है। अब इस पर जो है, इसके न होने पर आपके पास अगर कोई दलील हो तो वो दीजिए। हाँ, मेरे पास इसकी दलील ये है कि इसमें एम्पिरिकल एविडेंस जो है वो नहीं है। ठीक है। हम्म। इसका आर्गुमेंट ये है कि आप किसी एक इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे, उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, उसने आके आपको बात बताई और आपने उसकी बात मान ली और उस खुदा को मान लिया आपने। क्योंकि ठीक। उसने आके कहा कि मुझे खुदा ने मेरे पे वही नाजिल की है और ये हम्म। बातें उसने की है, और आपने हम्म। मान लिया। उससे आपने कोई सबूत नहीं मांगा कि क्या है क्या नहीं, उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। ठीक। तो आप ये कह रहे हैं कि खुदा के होने के लिए एम्पेरिकल एविडेंस की जरूरत है। यस। ओके। अच्छा, खुदा के टेस्टेबल एविडेंस की जरूरत है। एम्पेरिकल टेस्टेबल एविडेंस की जरूरत है। चलिए, जी। टेस्टेबल का भी इजाफा कर लें। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि खुदा के होने, यानी खुदा को हम देख सकें जब मानेंगे, खुदा को हम टेस्ट कर सकें, मसलन ये है, कब इसको टेस्ट कर रहे हैं, बजा बजा के देख रहे हैं कि हाँ ये है मेरे हाथ में कुछ, तब मानेंगे, यानी इस तरह का खुदा आपको चाहिए? मुझे चाहिए वाली बात ही है, मुझे एविडेंस चाहिए। एविडेंस क्या है? भाई एविडेंस एविडेंस की की बात कर रहा हूँ ना। नेचर, एग्नोस्टिक एविडेंस, साहब, एक आप मिनट सर, मैं गोया उस ये क्लेम कर रहे हैं कि बात किसी भी वजूद का, किसी भी एग्जिस्टेंस का जो है वो हाँ, उसी वक्त इकरार किया जाएगा जबकि वो टेस्टेबल हो। टेस्टेबल एग्जिस्टेंस है उसकी। यस। हम्म। ठीक है, यानी गोया और के टेस्ट वजूद टेस्ट वही है करेंगे सिर्फ। ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, टेस्ट करेंगे जी। हाँ, ऑब्जर्वेशन के बाद। हाँ, टेस्ट का मतलब कि ये जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है इनका, हाँ ठीक है, हाँ, बिल्कुल। इसकी बेस पे जो है आप चीजों को के वजूद को इफर्म करेंगे। अगर कोई चीज उस दायरे से बाहर हो तो गोया कि वो वजूद नहीं है आपके नजदीक। ऐसा ही है ना? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो नहीं, अभी तो आपने कहा, फिर आप ये भी कहें कि खुदा के ताल्लुक से तो आप ये बात नहीं कह रहे हैं। सर मुझे एक बात, खुदा के बारे में तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसे दलील चाहिए, ऐसा एविडेंस चाहिए जो टेस्टेबल हो और ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो। हाँ तो मान लेंगे ना उसको, जब टेस्टेबल होगा, टेस्ट कर लिया जाएगा तो नहीं, मान लेंगे। नहीं, तो पहले अभी इस नहीं पे, है तो पहले इससे पहले एग्नोस्टिक साहब, इस पे जो है बात होगी कि क्या वजूद जो है वो सिर्फ इसी जो आप बता रहे हैं मेथड, उसी मेथड के अंदर आती है, या वजूद का इस बात इसके बाहर से भी हो सकता है? या तो आप कहें कि नहीं इसके हाँ, बाहर से भी हो सकता है, तो फिर हम कोई भी फिर दलील ला के दे सकते हैं। फिर आपका ये लिमिट करना कि नहीं ये दलील इसके अंदर की होनी चाहिए, फिर ये दुरुस्त नहीं है। या फिर आप तो कहें कि नहीं नहीं, कोई भी जो वजूद होगा वो इसी दलील से साबित होगा। दोनों नहीं, में से कोई एक बात माने आप। मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने कहा कि टेस्टेबल हो, किसी भी तरह टेस्टेबल हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि वो साइंटिफिक मेथड आपने ही। ऑब्जर्वेशन की कैद लगाई, पहले ऑब्जर्वेशन फिर टेस्टेबल आपने कहा था। मैंने ऑब्जर्वेशन की कैप नहीं लगाई, मौलवी साहब ने ऑब्जर्वेशन की बात की है, लेकिन और भाई आप आपने खुद ही कहा एम्पेरिकल, एम्पेरिसिज्म उसी एम्पेरिकल। बात। चले सही है, आप टेस्टेबल सिर्फ ले ले, ठीक है, किसी भी तरह नहीं, टेस्ट कर ले। आप कुछ भी मेरी तरफ गढ़ दे और कह रहे चले सही है, आप खुद बोला आपने एम्पेरिकल। अच्छा, मैंने मतलब एम्पिरिकल बोला एग्नोस्टिक है, साहब, ठीक है। आपका क्राइटेरिया क्या है ये खुद अभी तक तय नहीं है। नहीं नहीं, आप बीच में नहीं बोले, मैं मौलवी साहब से बात कर रहा था, आप बीच नहीं, में वो भी आपका मौलवी पॉइंट। साहब है भाई, वो भी मौलवी साहब भाई है, मेरी दोनों फोटो देख के नहीं लग रहा मैं मौलवी साहब हूँ। नहीं, आप है मौलवी साहब, ये लेकिन मैं ये जरा डेंजरस मौलवी साहब, इसलिए आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे। मैं मुझसे नहीं नहीं, चले मैं बात उनसे कर लेता हूँ, फिर एक इंसान से बात कर लेता हूँ। आप मुझे बता दें किससे बात करनी, मैं उससे बात कर लेता हूँ, हम क्योंकि दोनों ही फिर बात बात। करेंगे, पूरा पैनल यहाँ मौजूद है, आप पैनल से बात करने के लिए आए हैं। अच्छा चले, आप तो टेस्टेबल, तो आप आपने टेस्टेबल एविडेंस इंपेरिकल का लफ्ज आप वापस ले लिया। नहीं, एम्पेरिकल हो या टेस्टेबल हो, इन दोनों में से कोई भी हो, आई एम ओके विद दैट। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो जी आसिम भाई।
आप कुछ कह रहे थे। जी, तो मैं चाहता हूँ कि एम्पिरिकल तो बहुत यानी कि समझें कि वेल डिफाइंड वर्ड है। इस टेस्टेबल थोड़ा-सा वेल डिफाइंड नहीं है। इसको थोड़ा डिफाइन कर दें कि जब आप टेस्टेबल कह रहे हैं तो क्या मतलब है? क्योंकि जब हम कोई अभी ला के देंगे आपको आर्गुमेंट तो आप कहेंगे नहीं ये टेस्टेबल है ही नहीं। तो पहले वो बता दें टेस्टेबल का मतलब क्या होता है? चख के देख सकते हैं, सूंघ के देख सकते हैं, क्या मतलब टेस्टेबल का? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इस पे। एक जस्ट एक टेक एग्जांपल के एक साइंटिफिक स्पेकुलेशन है कि एक पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है जो कि इन यूनिवर्स को मतलब क्रिएट करता है। पैरेलल यानी मल्टीवर्स की एक कॉन्सेप्ट है। तो अब हम उसको अभी हम मान नहीं रहे, बस इट जस्ट एन स्पेकुलेशन। जब कोई टेस्टेबल एविडेंस आ जाएगा मान लेंगे, जो उसका टेस्टेबल होगा उसी तरह का टेस्टेबल एविडेंस तो ये गोया ये आपका टेस्टेबल एम्पिरिकल ही है और कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, यही बात है ना। आपने टेस्टेबल को डिफाइन इंपेरिकल से कर दिया। नहीं, आपने अजर्ट किया ना अभी क्या नाम है तो आपका? भाई आप डिफाइन कर दिए ना कि टेस्टेबल का मौलवी मतलब कासिम, मेरे नजदीक ये है। आप कोई एविडेंस जो आपके दिमाग में आर्गुमेंट है आप लेकर आए, मैं फिर बताऊंगा कि वो नहीं, टेस्टेबल लफ्ज कैसे आपका है। लेकर मैं आऊं, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया तो यकीनन उस लफ्ज की जो पूरी डेफिनेशन है वो आपके जहन में होगी। जब ये आपने कहा या तो इंपेरिकल हो या टेस्टेबल हो, और टेस्टेबल का लफ्ज आपने बाद में ऐड किया इंपेरिकल के बाद, तो कोई ना कोई उसके पीछे मकसद होगा उस लफ्ज के इस्तेमाल करने का, तो वो आपको पता होना चाहिए ना मेरे भाई। मुझे पता है, लेकिन मैं अभी आपको तो मैंने वो क्या मिसाल क्या है? दी है? नहीं, अभी मिसाल मैंने नहीं, क्या एग्जांपल आप दिया उसको है? डिफाइन करें। आप उसको डिफाइन टेस्टेबल, करें। वो मिसाल इस पर सादिक नहीं आ रही। आपने कहा कि हम इसलिए नहीं मान रहे मल्टी यूनिवर्स क्योंकि अभी उसको टेस्ट नहीं किया। अच्छा भाई टेस्ट कैसे अच्छा, करेंगे चले बताइए, कैसे चले होगा मैं टेस्ट? एक काम करता हूँ, आपको मैं सारा बता देता हूँ कि मैं टेस्टेबल मैं बाय अभी रुक जाइए। डेफिनेशन टेस्टेबल अब क्या होता है। एक मिनट। अभी रुक जाइए, वो आप बताएंगे। अभी रुक जाइए। मल्टीवर्स थ्योरी को आप जब मानेंगे जब उसका टेस्ट हो जाएगा, तो कैसे होगा उसका टेस्ट? क्या आपके नजदीक उसकी उसका मेयार है, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए? ये तो साइंसदान नहीं बता सकते, तो मैं कैसे बता सकता हूँ इस वक्त? वाह भाई। दिस इज द पॉइंट। यानी आप मानेंगे जब जब टेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप खुद टेस्ट नहीं करेंगे, साइंसदान मैं खुद करेंगे। टेस्ट करूंगा, मैं खुद टेस्ट करूंगा, अभी तो मैं आपने खुद कहा टेस्ट करूंगा। साइंसदान बताएंगे। तो साइंसदान अगर किसी साइंटिस्ट ने, या हो सकता है मैं कल को करके उस चीज को टेस्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास तो कोई ऐसी साइंस चीज आ तो जाती यानी साइंसदान की बात नहीं मानेंगे। है, साइंसदान की बात मानूंगा। हो सकता है मैं वो साइंसदान की बात साइंसदान मानेंगे ना, हूँ। एक्सपर्ट की बात मानेंगे, खुद टेस्ट नहीं सुन करेंगे या लेना, खुद करेंगे? सुन लेना, बात हम्म। सुन लेना। हम्म। अब अगर मैं एक लैब में काम कर रहा हूँ, साइंसदान ने हम्म। मुझे बताया कि रजिस्टर में से इतना करंट गुजारे तो इतना वोल्टेज, या हम्म। इतना वोल्टेज हो तो इतना करंट गुजरता है। ठीक है, अब साइंसदान ने करके मुझे बताया, मैंने वो टेस्ट कर लिया लैब में, जिस तरह से उसने बताया रिप्रोड्यूसेबल वो चीज है। ठीक ठीक है, है, तो अब मैं वो आप कर खुद टेस्ट करेंगे मल्टीवर्स का? यार अगर कोई साइंसदान आके मुझे बता देगा, हो सकता है कि मैं अगर अपनी लैब में सेटअप कर सकता हूँ मल्टीवर्स का, तो वो मैं कर कैसे सकता हूँ। करेंगे? उसका क्या मेयार आपके नजदीक है, वो बताइए। कोई लॉजिक होगा उसके पीछे, क्या? वो लॉजिक गाइड करें, कोई कुछ रीजन भी होगा। मतलब, यानी इसका मतलब अकली बुनियादों पर आप कर सकते हैं, इंपेरिकल जरूरी नहीं है। हाँ, अकली बुनियादों पे कर सकते हैं। अकली, लॉजिक इज आल्सो पार्ट ऑफ, मतलब थॉट एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो लॉजिक की बेस पे ही होते हैं, तो आप उस पे भी अच्छा, कर तो सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स पूरी बेस इसका पे। मतलब ये हुआ कि अगर अकली बुनियादों पर ये खुदा का वजूद साबित हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है ठीक कि है, आप ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप फिर इंपेरिकल एविडेंस की डिमांड करें, राइट? हाँ ठीक है, नहीं ठीक। जरूरी। जी आमिर, आसिम भाई। जी, तो इसमें बहुत सारे हमारे पास तो इतने आर्गुमेंट है कि बात करें तो पूरी रात हो जाए। हाँ, चले मैं बहुत सिंपल सा एक आर्गुमेंट पूछता हूँ आपसे। आप जो है वो कंटिंजेंट हैं, यानी आप जो है वो यानी खत्म होने वाले हैं या हमेशा रहने वाले हैं आप? मैं खत्म होने वाला, मेरी यानी मतलब जो डिपेंडेंट हैं आप, जिस्मानी डिपेंडेंट हैं हाँ? जिस्मानी जिंदगी है वो खत्म होने वाली है, आप बिल्कुल। डिपेंडेंट हैं ना? हाँ ठीक है, तो ये आप जिस पे डिपेंडेंट है वो भी डिपेंडेंट होगा। हाँ बिल्कुल। चल, तो ये डिपेंडेंट की सीढ़ी कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी ना, किसी ऐसे पिलर पे तो रुकेगी जो इंडिपेंडेंट हो। जरूरी थोड़ी है। जरूरी है? नहीं जरूरी है तो फिर आपका एग्जिस्टेंस यहाँ पे हो ही नहीं सकता। विद इन दिस टाइम एंड स्पेस तो हम जाएंगे तो हम अगर आप कहें कि कोई इंडिपेंडेंट उधर पिलर नहीं है खड़ा हुआ जो सारे डिपेंडेंट को संभाले हुआ है, तो फिर आप आए कहाँ से? बिग बैंग की थ्योरी का पता है आपको? भाई ये सब बचकाना बातें हो गई, थ्योरी का नहीं पता है ये? नहीं आप नहीं, सीधा मेरे आप इसका आंसर करें कि जो डिपेंडेंट है वो अगर कहीं इंडिपेंडेंट पिलर पे नहीं रुकेगा तो क्या आपका एग्जिस्टेंस यहाँ पे होगा? हो भी सकता है। कैसे हो कैसे सकता है? कैसे? हाँ, इसको साबित करें।
आपको बिग बैंग का पता है? अरे यार नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ ना आपको। आप इसको साबित कर दीजिए पहले, वो पता होता रहेगा, हम साबित कर लीजिए। आपने अभी तक जितनी बातें बताई हैं उससे 10 बातें हमें आगे पता है। आप उसको साबित कीजिए कि अगर ये सिलसिला कहीं ना रुके तब भी आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, बावजूद कि आप कंटिंजेंट हैं, और कंटिंजेंसी का ये सिलसिला हमेशा चलता रहे इन्फिनिटली, आप तब भी मौजूद होंगे। इसको साबित कीजिए। नहीं, मैं नहीं हो सकता। अगर इन्फिनिटी चलता रहेगा तो फिर नहीं हो सकता। तो यार ये बात आप पहले मतलब कहीं ना कहीं जो है कोई इंडिपेंडेंट पिलर है। वो पॉइंट सही मतलब समझ नहीं आ रही थी ना उनकी, तो सही नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप यानी कि डू यू एग्री के कोई ना कोई इंडिपेंडेंट पिलर है जो ये सारे, जिस पे ये सारे डिपेंडेंट जो है वो जो इवेंट्स है वो उस पर टिके हुए हैं? हाँ बिल्कुल, ठीक है। कोई इंडिपेंडेंट पिलर है। तो फिर एक इंडिपेंडेंट पिलर साबित हो रहा है, दैट इज गॉड। हाँ, वो मेरी नजर में बिग बैंग है, आपकी नजर में गॉड है। ठीक है। नहीं, आपकी नजर में बिग बैंग तो खुद भाई एक इवेंट है ना, इवेंट गॉड है। बिग बैंग के बाद बिग बैंग तो खुद डिपेंडेंट एक इवेंट है भाई। बिग बैंग के बाद ही टाइम, आप कैसे साबित करते हैं कि वो डिपेंडेंट इवेंट है? क्या आपको पता है? क्योंकि भाई वो एक इवेंट है, एक टाइम फ्रेम में वो एक इवेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंटिंजेंट है। अगर वो कंटिंजेंट नहीं होता तो वो उसी स्टेटस में रहता। वो अगर कंटिंजेंट नहीं रहता तो वो उसी स्टेटस में रहता। अगर बिग बैंग कंटिंजेंट नहीं होता तो आप जो है वो उस इवेंट्स के पार्ट कैसे बनते? आप बन ही नहीं पाते। सर, आपकी बात को मैं स्टीलमैन कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जो बिग बैंग है वो भी किसी टाइम और स्पेस में हुआ है, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि आपकी बात अभी आपने ये बात की है। नहीं, वो कंटिंजेंट है। बिग बैंग भी जो है वो एक, बात ये हो रही है कि बिग बैंग जो है वो खुद कंटिंजेंट है। अगर वो कंटिंजेंट ना होता या डिपेंडेंट ना होता, इंडिपेंडेंट होता, तो वो कभी चेंज ना होता, उसके अंदर कोई मजीद इजाफा, कमी बेशी कुछ ना होती, वो अपनी जगह रहता। हाँ, लेकिन आप मुझे ये बात बताएं कि ये किसी चीज का आपने खुद ही डिफाइन किया ना, आपने कहा कि मैं खत्म होने वाला हूं। अच्छा जी, खत्म होने का क्या मतलब है जी? मैं कंटिंजेंट हूं इसलिए मैं खत्म होने वाला हूं। तो बिग बैंग भी होकर खत्म हो गया, राइट? तो इसका मतलब बिग बैंग भी कंटिंजेंट हुआ, इंडिपेंडेंट तो न हुआ। तो बिग बैंग को आप इंडिपेंडेंट कैसे मान रहे हैं? अच्छा, चले मैं इस बात को भी मान लेता हूँ कि आप कह रहे हैं बिग बैंग डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। पोजीशन क्लैरिफाई कर दो मुझे। भाई डिपेंडेंट है ना, वो कंटिंजेंट है। जो बिग बैंग को अगर मान भी लें आप, आपकी बात मान ली, बिग बैंग डिपेंडेंट है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि बिग बैंग जो है वो डिपेंडेंट इवेंट है, किसी और फोर्स ने बिग बैंग किया, और उसको आप कह रहे हैं कि ये वो फोर्स जो है वो खुदा की फोर्स नहीं, इसके लिए कॉज का आप लफ्ज इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर होगा, फोर्स से ज्यादा। कॉज का लफ्ज आप, किसी कॉज ने बिग बैंग कॉज किया, ठीक है, वो खुदा की जात है। इससे आपका खुदा कैसे साबित होता है? वो रिलीजियस गॉड जो अल्लाह है। अभी तो हमारा सिर्फ एक वजूद साबित हो गया ना, मतलब एक इंडिपेंडेंट वजूद साबित हो गया। अभी तो एक क्वालिटी उसकी साबित हुई है। अभी धीरे धीरे, अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। पहली सीढ़ी तो माशाल्लाह आपने हमारे साथ तय कर ली कि आपने एक इंडिपेंडेंट बीइंग के आप कायल हो गए। ठीक है, हो गए नहीं? एक मिनट, ये फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट है या हो गए? मैं आर्गुमेंट समझना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं बात समझ। तो इसका मतलब अभी नहीं हुआ है, तो आर्गुमेंट समझ लीजिए आगे बढ़ने से पहले। देखिए, जब आप भाई जो सुन लीजिए, जब बिग बैंग आपने खुद मान लिया कि बिग बैंग डिपेंडेंट है, तो उसके पीछे जो कॉज होगा वही इंडिपेंडेंट होगा। तो एक इंडिपेंडेंट कॉज के जिसको हम खुदा कहते हैं, आप उसके वजूद के कायल हैं कि नहीं? किसी कॉन्शियस वजूद के कायल जरूरी नहीं। अभी उसको कॉन्शियसनेस का भी छोड़ दें। अभी सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वजूद के कायल हैं कि नहीं? इंडिपेंडेंट कुछ भी हो सकता है भाई, वो बात देखेंगे बाद में, अभी साबित करेंगे। आप इस इंडिपेंडेंट वजूद के एग्जिस्टेंस के कायल हो गए कि नहीं हो गए? क्यों इतना डर लग रहा है? मैं मान गया आपकी बात, ठीक है, कायल हो गया मैं। आगे बढ़े आप। नहीं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट नहीं, आगे तभी बढ़ेंगे। हाँ, आपको अगर कोई शक है या एतराज है तो एतराज कीजिए अभी। क्योंकि मुझे पता नहीं है ना उससे पीछे क्या है, ना किसी साइंसदान को भी नहीं पता कि उससे पीछे क्या है। हम तो क्या की बात, हम उसको एक मिनट, साइंस मुझे सुन लीजिए। अभी जो भी आपने कहा ना कि किसी साइंसदान को भी नहीं पता, साइंसदान को कैसे पता चलता है? साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से पता चलता है ना। आप तो खुद ही ये मानकर आ रहे हैं कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का होना जरूरी नहीं है खुदा को जानने के लिए, तो साइंसदान की बात कहां से आई? देखिए, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी
जो होती है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के अंदर भी, इवन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन साइंटिफिक स्पेकुलेशन भी कोई चीज होती है जो कि आप लॉजिक से वो स्पेकुलेशन भी भाई ऑब्जर्वेशन ही के ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर स्पेकुलेट करते हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करेंगे ना, या जहन में एक आइडिया आया बस जड़ दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अभी आप थोड़ी देर पहले जो पूरी साइंस इंपेरिसिज्म के ऊपर डिपेंड करती है उसको कहकर आ रहे हैं कि नहीं, इंपेरिकल डाटा की कोई जरूरत नहीं है, अकली बुनियादों पर मैं कबूल कर लूंगा। अब हमने आपको अकली दलील देनी शुरू की तो आपने कहा कि साइंटिस्ट को क्या पता कि बिग बैंग से पहले क्या था, फिर आप दोबारा साइंटिस्ट पर आ गए। तो ये सर्कुलर रीजनिंग नहीं तो और क्या है भाई? नहीं, मैं सर्कुलर रीजनिंग नहीं अप्लाई कर रहा, आप जरा इस जगह पे पॉइंट समझिए। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कैसे पता हो सकता है कि उससे पहले कोई जो इंडिपेंडेंट, चले मान लेते हैं, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, कैसे पता हो सकता है? अभी आपको दलील दी ना पता होने की, अभी तो दलील दी कि कैसे पता हो रहा है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को मान लेते हैं, आप काइंडली इससे आगे बात लेकर चले या फिर बात चले। वो कोई एक इंडिपेंडेंट कॉज है, ठीक है। आप ये मानते हैं कि नहीं कि आप बिग बैंग को मान रहे हैं, तो बिग बैंग जो है वो एक टाइम फ्रेम में हुआ है, मतलब उसका एक आगाज है, एक बिगिनिंग है उसका, उसके बिगिनिंग को आप मानते हैं बिग बैंग के, या वो इटर्नल है बिग बैंग? मानता हूँ उसकी बिगिनिंग को। हाँ, मानता हूँ उसके बिगिनिंग को मानते हैं। तो अब इससे ये पता चला कि वो जो कॉज है, जो एक इंडिपेंडेंट कॉज है, उसने इसको बिगिन कभी किया है। या तो अब ये मानेंगे कि वो कॉज जो है, वो जो इंडिपेंडेंट कॉज है, उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं होगा, उसके पास जो है कॉन्शियसनेस नहीं होगा, और ये बिग बैंग जो है उससे ऐसे ही आ गया है जैसे समझे कि आप आग से जो है गर्मी आती है। एक आग होता है, वो कॉज करता है, उससे जो है वो आग होता है, उससे गर्मी आ जाती है, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, मतलब जहां होती है वहीं आ जाती है ना। तो अगर आप ये मानेंगे तो फिर इसका मतलब ये मानना होगा कि इसका भी कोई बिगिनिंग नहीं है, हालांकि अभी आपने कहा कि इसका बिगिनिंग है। तो मतलब इसके पीछे जो इंडिपेंडेंट कॉज है उसके पास एक विल और इरादा है कि उसने इसको बिगिन किया है कभी, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है, तो वो तो इंडिपेंडेंट है, तो वो तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो वो तो हमेशा से होगा, इटर्नल होगा। और ये तो इटर्नल है नहीं, ये तो इटर्नल है नहीं, क्या? और ये इटर्नल है नहीं, हाँ, तो ये तो इटर्नल है नहीं, ये तो एक 14 कुछ पॉइंट बिलियन। अल्फाज में एग्नोस्टिक इंजीनियर साहब, इसको आप इस तरह समझ लें कि अगर उस इंडिपेंडेंट कॉज को आप कॉन्शियस बीइंग नहीं मानेंगे तो जो बिग बैंग का इवेंट है, जो डिपेंडेंट है, जो टाइम बाउंड है, उसको भी टाइमलेस होना पड़ेगा, जिस तरह वो इंडिपेंडेंट कॉज टाइमलेस है। ठीक? अगर और अगर आप, या फिर आप उस इंडिपेंडेंट कॉज को भी डिपेंडेंट मानेंगे, टाइम बाउंड मानेंगे, जिस तरीके से आपने बिग बैंग को डिपेंडेंट माना है, ठीक है। और ये फैलेसी है, क्योंकि अभी आप उसको इंडिपेंडेंट कॉज मान के आए तो डिपेंडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है। ठीक है, ठीक, यहां तक मान लिया? ठीक है, उसका कॉन्शियसनेस होना जरूरी है। ठीक है, अब ये साबित हो गया कि एक सुप्रीम बीइंग जो इंडिपेंडेंट है और उसके अंदर कॉन्शियसनेस भी है, उसका होना जरूरी है हमारे वजूद के लिए। ठीक है, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उसका कॉन्शियस होना जरूरी है, ठीक है, वो कोई इवेंट कोज करता है, ठीक है, यही बात है आपकी? ठीक है। हाँ, अच्छा, तो क्या वो बीइंग जो है वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है? ये मेरा सवाल है भाई। वो इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट नहीं है ना, वो इंडिपेंडेंट है तो वो कॉज एंड इफेक्ट से तो बाहर ही होगा, वो तो कॉज से बाहर होगा ना अपने, ये तो वो तो बस इफेक्ट करता है ना। एक मिनट, ये तो आप अकली दलाइल, आप भी यही कह रहे हैं, आप भी यही मानकर आए हैं, क्योंकि अगर आप उसको कॉज एंड इफेक्ट के सिस्टम में डालेंगे तो फिर आप मौजूद नहीं हो सकते। अभी आपने कहा कि कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला इन्फिनिटली नहीं चल सकता, वरना मैं मौजूद नहीं हूंगा। अभी आप मानकर आए हैं, उससे पलटिए मत। ठीक है, मैं आपकी बात से, मैं उससे नहीं पलट रहा, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ कि क्या वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है? ये तो आपने जब उसको मान लिया कि वो इंडिपेंडेंट है तो उसी वक्त आपको ये भी मान लेना चाहिए कि वो कॉज एंड इफेक्ट के इस जो है वो साइकिल से बाहर है। ये तो खुद ब खुद हो गया। फिर आपका ये पूछना मतलब, जो आप जवाब देंगे ना, मैं उसको मान लूंगा। जो आप जवाब देंगे ना, दो चीज हो गई, दो चीज साबित हो गई कि एक इंडिपेंडेंट कॉज है और वो कॉन्शियसनेस रखता है, कॉन्शियस है, ठीक है। ठीक है, और क्या वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है? वो कॉज से बाहर है, वो इफेक्ट बस करता है, वो बस इफेक्ट करता है, वो कोई मतलब वो उसका कोई कॉज नहीं है। सारे कॉज जो है ना, सारे कॉज जो है,
सारे इफेक्ट जो है वो उससे ही है, लेकिन उसका कोई जो है कॉज नहीं है। ठीक है, उसका कोई कॉज नहीं है, इंडिपेंडेंट बीइंग है, उसका कोई कॉज नहीं है, उसको किसी ने कॉज नहीं किया, वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है। यानी वो कोई भी काम कॉज एंड इफेक्ट नहीं, आप बार बार फैलेसी कर रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट नहीं, वो इफेक्ट करता है तभी तो हम यहाँ पे हैं। उसने जो है तख्लीक की, उसने जो है वो इवेंट, कौन सी फैलेसी कर रहा हूँ काइंडली मुझे भी थोड़ा पता चले। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो कॉज, उसका कोई कॉज नहीं है, वो इफेक्ट करने की ताकत रखता है। ठीक है, उसका कोई कॉज नहीं है लेकिन वो इफेक्ट करने की ताकत रखता है, तो फिर आप उसको कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है, कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है कर। आप मुझे डिफाइन करेंगे कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? अरे यार नहीं, एक मिनट, मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही ना इनकी बात की कि वो अफेक्ट। भैया, आप अपने माँ बाप के इफेक्ट हैं, आपके माँ बाप आपके कॉज हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही, सिंपल सी बात है ना। हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि समथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, मतलब पहले कुछ हुआ उसके बाद कोई चीज होती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पे मेरा सवाल है, आप मुझे ये बात बताएं कि क्या मैं जब कोई बुरा काम करता हूँ उसके बदले मुझे दोजख मिलेगी? अरे भाई, अब कहाँ कूद के आप जा रहे हैं? अभी तो हमको वजूद है, सवाल अभी तो अभी हम खुदा अभी के बात वजूद कर पे रहे बात कर रहे थे। अरे मैं आपके खुदा को अभी मान बात लिया, कर रहे हैं आगाज की, आप चले गए इंतहा पे। अभी तो हम आगाज की बात कर रहे हैं, इंतहा पे कहाँ पहुंच गए? जन्नत दोजख का तो इंतहा में मामला है। अरे यार, अच्छा जी, जस्ट बियर विद मी फॉर एक थोड़ी सी देर के लिए ना, सिर्फ ये बात मुझे समझाए कि मैं थोड़ी कोई काम यानी थोड़ी सी देर के लिए आपको बर्दाश्त करें, ठीक है, कर लेंगे। बर्दाश्त करें, बिल्कुल। मैं हाँ, बहुत शुक्रिया आपका अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो। जी जी जी। देखे, अब अगर मैं कोई बुरा काम करता हूँ तो फिर उसके हिसाब से मुझे उसकी सजा मिलती है, ऐसे ही है? बोलते रहे, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, हम आपको बस बोलते रहे। हाँ, ठीक है, इसका जवाब तो दे दें। नहीं नहीं, आप बोले फिर जवाब देंगे, क्विज कोई अरे खेल मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं, आप काइंडली आप थोड़ा इसका जवाब आप दीजिए अपनी बात पूरी रखें, चूंकि अब मामला बर्दाश्त में चल रहा है, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त से बाहर, ठीक है? अब आप चलते रहे। अच्छा, हाँ, अगर मैं कोई काम करता हूं और उसके बदले में मुझे कोई सजा या जजा मिलती है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो काम है, यानी कोई खुदा मुझे सजा इस वजह से दे रहा है क्योंकि मेरा काम उसका कोज बन रहा है, उस अफेक्ट का कोज बन रहा है, उस रिजल्ट का कोज बन रहा है। ठीक है, तो खुदा फिर कैसे, जो इस्लामी आपका कोड है, काम उस रिजल्ट का, यानी दोजख में जाने का कॉज बन रहा है, ठीक है? कोज बन रहा है, तो फिर खुदा कोज एंड इफेक्ट से बाहर कैसे? जो ठीक, अल्लाह है, जो खुदा हाँ, की जात है, वो कोज एंड इफेक्ट से बाहर कैसे है फिर? वो सजा अल्लाह को मिल रही है, आपको मिल रही? मुझे मिल रही है। तो फिर आप ही हुए ना अंदर। अल्लाह को काहे को ला रहे हैं हाँ, अंदर? हाँ, मैं एक मिसाल देता हूँ ना इस पे। अब मिसाल के तौर हाँ, पे मेरे एक यहाँ पे यानी मैंने, अपने अमल का नतीजा आप भुगत रहे हैं, ठीक? मेरी बात सुन ले, और कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कॉज एंड इफेक्ट का हिस्सा हुआ। वाह भाई वाह। मेरे सामने गिलास पड़ा हुआ है, मैंने एक गिलास खाली था मेरे पास, ठीक है, मैंने उसमें पानी भरना शुरू किया, वो भर गया। कोस क्या था? पानी भरना शुरू किया, इफेक्ट हुआ, गिलास भर गया। तो अब गिलास पे इफेक्ट हो रहा है, लेकिन कोस क्या है? मैं उसको कोस, मतलब जो कोस है वो कुछ हो रही है, लेकिन कोस हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो अब नहीं इसका नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं, आप है कॉज, आपने पानी भरा, हाँ, और इफेक्ट ये है कि गिलास भर गया, ठीक? हाँ, ऐसे ही यहां पर आपने गुनाह किया, हाँ, इफेक्ट ये है कि आप जलेंगे। हाँ, तो हाँ, फर्क मैं क्या हुआ? जलूंगा, जलाएगा कौन? जलाएगा कौन? अच्छा, अब आप ये कहें कि मैंने गिलास रखा हुआ है, मैंने इसमें पानी भरा, ठीक है, हाँ, मैं, और लेकिन इफेक्ट जो है वो आसिम इफ्तिखार, वो कॉज आसिम इफ्तिखार नहीं साहब नहीं, है। क्यों मुझे भाई? बताएं, जलाएगा कौन मुझे? यानी मैंने कोई भर गलत मैं काम? रहा हूं, भर रहा गिलास है, और कॉज हो गया आसिम इफ्तिखार साहब। अरे मेरे भाई, मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे जला कौन रहा है? अब उसके इसी पानी वाली की मिसाल ले लें। हम्म, आपकी टंकी में पानी आ रहा है, ठीक? हम्म, अब आपने गिलास टंकी के सामने रखा हम्म, और वो पानी भर गया, ठीक है? हम्म, तो आप ये कहेंगे कि ये जो बैठा हुआ है ना बड़े वाले टंकी के ऊपर, जिसने टंकी बंद नहीं की, मेन जो हम्म, वाटर लाइन है, वो कॉज है इस गिलास के भरने का। भाई वो कॉज होगा कि ये आप कॉज होंगे कि आपने टंकी खोल के गिलास उसके नीचे रखा? अच्छा, या मैं वाटर अगर, सप्लाई, ये वाटर सप्लाई कंपनी होगी कॉज। अच्छा, अगर कोई मिसाल, चले एक और मिसाल दे देता हूँ, आप मेरे ख्याल अच्छा, से, मैं, ये वाली मिसाल फेल हो गई। नहीं फेल नहीं हुई, ये फेल नहीं हुई, असल में आप समझ नहीं पा रहे मेरी मिसाल को, या ये अब उतनी अच्छी मिसाल नहीं है जितनी कि आप हाँ, ये जो यही वाली बात है, ये सेकंड वाली बात ज्यादा सही अब है। अब अगर मेरे सामने चले, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और एक मुजरिम है और वो कोई जुर्म करता है, ठीक है, और मैं उसको जेल में बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब जेल में कौन बंद कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, लेकिन काम क्या था जिसकी वजह से उसको जेल में बंद किया जा रहा है? वो कोस थी
जिसकी वजह से उसको जेल में बंद किया जा रहा है। उसने कोई गलत काम किया था या उसने चोरी की थी, मैंने उसको जेल में बंद कर दिया। ठीक है, तो अफेक्ट क्या है? अफेक्ट हो रहा है और कोज भी हो रहा है। कौन कर रहा है इसको भी फिलहाल छोड़ दें, बट कोज है और इफेक्ट है। मैं बाउंड हूं कोज और इफेक्ट से, यानी अगर वो कोई गलत काम नहीं करेगा तो मैं उसको जेल में बंद नहीं करूंगा। अगर कोई पीछे कोई ये चीज पूछे कि भाई इसको जेल में क्यों बंद किया, अच्छा मैं एक सवाल आपसे, यही चलिए रुक जाइए, हालांकि ये मिसाल भी वैसे ही है पानी वाली, बल्कि उससे जरा कम दर्जे की मिसाल है, लेकिन मैं अभी इस मिसाल की फ्लॉस को बयान करने से पहले एक सवाल आपसे ये पूछ लेता हूं कि ये जो इसी मिसाल के ताल्लुक से एक आदमी ने जुर्म किया, ठीक, और अदालत में केस चला, मुल्क का कानून यह है कि उस आदमी को उस जुर्म की 5 साल सजा होगी, कम से कम मिनिमम 5 साल। अब क्या उसको जज को ये इख्तियार है कि वो उसको सजा न दे, जबकि कानून में लिखा है कि उसकी सजा मिनिमम 5 इयर्स है? जी, जज को इख्तियार नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, नहीं है। जज मजबूर है, कानून में लिखा हुआ है कि 5 साल की सजा देगा, ठीक। तो खुदा मजबूर नहीं, खुदा मजबूर नहीं है, वो आपको चाहेगा तो माफ कर देगा, माफ कर देगा मुझे, आपको चाहेगा तो माफ कर देगा, यानी एक गुनहगार को चाहेगा तो माफ कर देगा। वो ना करे, उसने अपने ऊपर कोई चीज लाजिम कर ली, वो बात अलग है, लेकिन वो लाजिम कोई किसी ने बाहर से नहीं किया, जज के ऊपर लाजिम हुआ है बाहर से। कानून साज काउंसिल ने, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, उसने जज को ताबे किया है कि यह है मुल्क का कानून, इसके मुताबिक चलेगी आपकी अदालत। खुदा के ऊपर कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, उसने खुद ही कहा है कि वो जो चाहे गुनाह माफ कर दे। हाँ, शिर्क का गुनाह वो माफ नहीं करेगा। हाँ, और चले ठीक है, शिर्क का वो गुनाह माफ नहीं करेगा। अब इसी पे आ जाते हैं, शिर्क का गुनाह वो माफ नहीं करेगा। अब अगर ये कानून कहाँ से बना है, शिर्क का गुनाह वो माफ नहीं करेगा? कानून से खुद बनाया है, उसने खुद बनाया, ठीक है, उसने खुद बनाया। इसका मतलब है कि अगर मैं शिर्क करता हूं और मैं दोज़ख में चला गया, ठीक है, खुदा ने मुझे, अब कोज क्या है? शिर्क, और इफेक्ट क्या है? दोज़ख में जाना। अगर मैंने शिर्क ना किया होता तो मैं दोज़ख में ना जाता। अब कोई पूछे कि हाँ भाई दोज़ख में क्यों हो? क्योंकि मैंने शिर्क किया था। इसका मतलब कि बाउंड हो गया कोज एंड इफेक्ट से। तो आप हुए ना, खुदा तो नहीं हुआ ना। खुदा तो खुद ही तो आप कह रहे हैं कि मैंने शिर्क किया इसलिए मैं गुनाह, तो शिर्क आपने किया ना, कॉज आप हुए ना। खुद ही कह रहे हो कि मेरा शिर्क करना कॉज है, खुद ही मान रहे हैं, फिर खुदा को बाउंड कर रहे हैं। नहीं, खुदा बाउंड इस तरह हो जाता है कि खुदा अगर मैं ना करता तो फिर वो ना भेजता मुझे दोज़ख में, लेकिन तो आप ना करते तो भैया आप ही तो कॉज हुए ना। अरे इस पॉइंट की डेप्थ आप समझ नहीं पा रहे असल में। बहुत इतना गहरा है कि ये तो नजर भी नहीं आ रहा है, इतना नीचे चला गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब अगर वो मुझे अफेक्ट ये दे रहा है, सजा तो वही दे रहा है ना, अफेक्ट उसकी, बेशक कोज मैं ही हूँ लेकिन सजा तो वही दे रहा है। कॉज आप है ना, कॉज आप है ना, कोज मैं हूँ बस, लेकिन सजा तो वही दे रहा है ना। खुदा कॉज ना हुआ ना, कोज एंड इफेक्ट से बाउंड तो हो गया ना खुदा। कॉज एंड इफेक्ट से बाउंड नहीं हुआ, उसका बनाया हुआ कानून वो ये कहता है कि आप अगर गुनाह करेंगे तो सजा दी जाएगी। ये उसका बनाया हुआ कानून है, उसका बनाया हुआ कानून है, वो खुद नहीं है उसका हिस्सा कॉज एंड इफेक्ट का। अब मैं वापस उधर आ जाता हूं। यहाँ ये तो ये नहीं, बिल्कुल एक बेकार सी गुफ्तगू हुई, चूंकि इसमें आपको बर्दाश्त कर रहे थे आपकी वजह से। असल बात जो है वो ये है कि शुरू में, मुफ्ती साहब, हाँ, शुरू में आपने इस बात को तस्लीम किया कि हम एक ऐसे वजूद के जो कॉन्शियस बीइंग है उसके कायल हैं और जो इंडिपेंडेंट है। अब मुझे एक बात आप बता दीजिए कि उस इंडिपेंडेंट का कोई कॉज है या नहीं है, आप इसको मानते हैं या नहीं? उस इंडिपेंडेंट का कॉज कोई है कि नहीं है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं, ये इतनी गहरी बात ना करें कि हमें नीचे देखना पड़े कि यार गहराई से इस बंदे को निकाले कैसे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या मतलब? क्योंकि अगर होगा तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना। आप मान रहे हो इंडिपेंडेंट, चले मैं कह देता हूं कि उसका कोई नहीं है, ठीक है, नहीं है, कह देता हूं नहीं, आपको कहना पड़ेगा, उसके बगैर बात चलेगी कैसे? इंडिपेंडेंट है तो कॉज नहीं है, और डिपेंडेंट है तो कॉज है। जब आपने उस इंडिपेंडेंट कॉन्शियस बीइंग को इंडिपेंडेंट मान लिया तो ये मानना पड़ेगा कि उसका कोई कॉज नहीं है, उसका कोई कॉज नहीं है, ठीक है, बात खत्म। उसी को अल्लाह कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर तो नहीं हुआ ना फिर।
वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर तो नहीं हुआ ना, वो चलें, ठीक यही है। यही सबसे बड़ा आर्गुमेंट है जो कि ये बस ये सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं, ये सबसे बड़ी जहालत है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, उसका कोई कॉज नहीं है, फिर खुद ही कह रहे हैं कि वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर नहीं हुआ। वाह भाई वाह। वो मुझे सजा दे रहा है इस वजह से क्योंकि मैंने गलत काम किया है। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉज और इफेक्ट उसके बनाए हुए हैं। आपका गुनाह करना और उसके नतीजे में सजा देना ये खुदा का बनाया हुआ कानून है। वो खुद जिस चीज को उसने बनाया है वो उसका हिस्सा नहीं है, वो उससे बाहर है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक, चलें, ठीक हो गया, ठीक हो बहुत हो गया। गया इंशाल्लाह। अब बर्दाश्त का पैमाना इतना हो गया है कि वो कहीं लबरेज ना हो जाए। तो चलो, फिलहाल अगली मर्तबा आपसे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह।